हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस सेशन। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम एसएससी सीजीएल के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। सो जो आज का हमारा एजेंडा है वो है एसएससी सीजीएल के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को डिस्कस करना। और फ्रेंड्स, मेरी ये कोशिश रहेगी कि आपको क्वेश्चन जो है वो मैं अटेम्प्ट करना सिखा सकूं, वो भी कम से कम टाइम में। ठीक है, लेसर देन लेस टाइम में हम उन क्वेश्चंस को डील कर सकें, उनको उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकें। और एक और आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले क्वेश्चन जब मैं पुट अप करूंगा तो क्वेश्चन को पहले खुद से रीड करके सॉल्व करने की कोशिश करें, अगर नहीं आता है फिर उसका सॉल्यूशन देखें। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन, if the selling price is 2886 after allowing a discount of 26% on the marked price, find the amount of discount. ओके, सो ये हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं, हमें डिस्काउंट बताना है कितना है। देखो, सबसे पहले एक होता है मार्क प्राइस। मार्क्ड प्राइस के ऊपर लगता है डिस्काउंट, और जो डिस्काउंट लग के जो अमाउंट आती है हमारे पास, मार्क प्राइस में से डिस्काउंट माइनस हो जाता है, फिर हमारे पास आता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हमें दिया हुआ है 2886, डिस्काउंट दिया हुआ है -26%। माइनस होगा ना, डिस्काउंट जो है वो माइनस हो जाएगा। अगर एमपी 100% है तो डिस्काउंट जो है वो -26% हो जाएगा। तो मार्क प्राइस, कुछ मार्क प्राइस है, सपोज कुछ भी है मार्क प्राइस, उस पर 26% का डिस्काउंट लगा और हमारा सेलिंग प्राइस आया 2886। ठीक है, तो दो तरीके से कर सकते हैं इसको, मैं दोनों तरीके आपको बता देता हूँ। तो फर्स्ट जो मेथड होगा वो क्या होगा, सपोज एमपी 100 है, सपोज एमपी 100 है, तो डिस्काउंट कितना हो गया, 26% ऑफ 100, दैट इज 26। तो अगर 26 रुपये 100 रुपये में से माइनस हो गए तो बचा कितना, 54। तो 54 यूनिट पैसे बचे हमारे पास, 54 यूनिट। और एक्चुअल में कितने हैं, 2886। तो 54 यूनिट की वैल्यू अगर 2886 है तो कितने से ये कितने से जा रहा है, 2886 54, सॉरी इट इज नॉट 54, ये है 74। सो 74 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे, एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, 74 3 जा 3 4 जा 12, 2 2 2 2 2, ये आ जाएगा 6 6 6, एंड देन ये जाएगा आपका 9 पे। ठीक है, 9 4 जा 36, 9 7 जा 63 एंड 6 6। ठीक है, तो 39 पे जाएगा, मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 39। ठीक है, तो 100 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3900। ठीक है, 3900, ये हमारा मार्क प्राइस आ गया। अब अगर मार्क प्राइस 3900 है और हमें पता है कि मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, तो डिस्काउंट कैसे आएगा, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, विच इज 3900 माइनस 2886। तो यूनिट डिजिट देख लो, बस यूनिट डिजिट से हमारा आंसर आ जाएगा। यूनिट डिजिट 4 आनी चाहिए, 10 में से 6 गए 4, तो यूनिट डिजिट 4 कहाँ पे है, यहाँ पे। तो ऑप्शन सी इज द आंसर। तो एक तरीका तो फ्रेंड्स ये हो सकता है इस क्वेश्चन को करने का कि हम इस तरह से सॉल्व करें। ठीक है, अब दूसरा तरीका देख लेते हैं जो कि मुझे थोड़ा और बेटर लगता है। ठीक है, सो 1 सेकेंड, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ओके, सो फ्रेंड्स, again this is the selling price 2886, discount is 26% on the mark price, then amount of discount is। अब देखो दूसरा मेथड क्या है इसको करने का। सपोज हमारे पास कोई मार्क प्राइस है, ठीक है, और देर इज अ डिस्काउंट एंड देर इज अ सेलिंग प्राइस। ठीक है, सो देखो जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 2886, एक नंबर है, पॉइंट्स में तो है नहीं 2886.5, 2886.6 या 2886.4, पॉइंट्स में नहीं है, पूरा एक नंबर है एसपी।
ठीक है, हमारे ऑप्शंस देख लो, ऑप्शन सारे के सारे नंबर्स हैं, पॉइंट में कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर ये ऑप्शंस क्या हैं, ऑप्शंस हैं डिस्काउंट्स, डिस्काउंट्स, डिस्काउंट्स भी एक नंबर है। ऑप्शंस में हमने देख लिया, चेक कर लिया, सारे नंबर्स हैं, पॉइंट्स में तो है नहीं। डिस्काउंट भी एक नंबर है, प्रॉपर नंबर है। एसपी भी एक प्रॉपर नंबर है, मतलब हमारा मार्क प्राइस भी एक प्रॉपर नंबर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि जब हम इसका 26% निकालेंगे, डिस्काउंट किस पे लगता है? डिस्काउंट मार्क प्राइस पे लगता है। तो जब हम इसका 26% निकालेंगे ना, वो एक नंबर आना चाहिए, प्रॉपर नंबर, ठीक है ना। और ऑप्शंस में हमारे सारे प्रॉपर नंबर्स ही हैं, तो डिस्काउंट अगर नंबर है ना, तो मार्क प्राइस भी एक प्रॉपर नंबर होगा। ठीक है, और प्रॉपर नंबर होगा यानी पॉइंट्स में नहीं आना चाहिए डिस्काउंट। उसके लिए क्या होना चाहिए? मार्क प्राइस के लास्ट के दोनों डिजिट्स जीरो होने चाहिए, जीरो होने चाहिए, डेफिनेटली जीरो होने चाहिए, ताकि जब हम इसका 26% निकालें तो जीरो से जीरो कैंसल हो जाए और इंटू 26 कुछ आए, तो हमारा यहां से डिस्काउंट निकल जाए। ठीक है, क्योंकि डिस्काउंट एक प्रॉपर नंबर है। ये सारा मैं आपको समझा रहा हूं, ये सब आपको दिमाग में ही करना है, ये ट्रिक आपको दिमाग में ही करनी है, ये सब मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। तो डेफिनेटली हमारा मार्क प्राइस एक ऐसा नंबर आएगा जिसके लास्ट के दोनों डिजिट्स जीरो होंगे। और मार्क प्राइस क्या होता है? मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट इज सेलिंग प्राइस, दैट मीन्स मार्क प्राइस इज सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट। तो हमारे पास सेलिंग प्राइस भी है, ऑप्शंस में डिस्काउंट भी है। देख लो जोड़ करके, लास्ट में दो जीरो कहां पे आ रहे हैं? लास्ट में दो जीरो कहां पे आ रहे हैं? सेलिंग प्राइस हमारा 2886 है। ठीक है, ऑप्शंस जोड़ जोड़ के देख लो कहां पे लास्ट में दो जीरोस आ रहे हैं। 25 जुड़ेगा 86 में, 25 अगर लास्ट में जुड़ेगा तो यहाँ यूनिट डिजिट 1 आएगा। नहीं हो सकता। 90 जुड़ेगा 86 में, यूनिट डिजिट कितना आएगा? 6 आएगा। नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब देखो 14 जुड़ेगा 86 में, 86 में 14 जुड़ेगा तो क्या आ जाएगा? लास्ट में दो जीरोस आ जाएंगे, क्योंकि 100 आएगा ना। 86, ये देखो 2886 प्लस 1014, ठीक है, 6 प्लस 4 10, 1 कैरी, 8 प्लस 2 10, 1 कैरी, दिस इज 9। तो लास्ट में दो जीरो आ गए, और जब हम इसका 26% निकालेंगे तो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये किसकी ट्रिक है कि हमारा जब डिस्काउंट भी नंबर्स में दिए हुए हैं, फुल वैल्यू दी हुई है, एकदम प्रॉपर वैल्यू दी हुई है, सेलिंग प्राइस भी प्रॉपर वैल्यू है, तो हमारा मार्क प्राइस भी प्रॉपर वैल्यू होगी। और अगर प्रॉपर वैल्यू होगी तो जब हम इसका 26% निकालेंगे तो वो पॉइंट्स में नहीं आना चाहिए। और पॉइंट्स में कब नहीं आएगा? जब 100 के दोनों जीरोस कैंसिल हो जाएंगे मार्क प्राइस से। ठीक है, और मार्क प्राइस हमने निकाल के देख लिया कि हम सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट को ऐड करेंगे तो मार्क प्राइस आएगा। तो मार्क प्राइस, तो डिस्काउंट कितना आना चाहिए? 1014, क्योंकि यही लास्ट में दो जीरोस दे रहा है। ठीक है, एक ये तरीका इसका हो सकता है करने का। ठीक है, अब ये इतना मैंने समझाने के लिए आपको बताया, इतना इसमें ज्यादा एफर्ट नहीं लगेगा अगर आप इसको इस तरीके से सोचोगे तो। ठीक है, सो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इजी क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। सिंपली मीन प्रोपोर्शन निकालना है, एक्स निकालना है। मीन प्रोपोर्शन कैसे निकलता है? अंडर रूट ऑफ दोनों जो नंबर्स दिए हुए हैं उनका मल्टीप्लीकेशन। मीन प्रोपोर्शन ऐसे निकल जाता है, जो भी दो नंबर दिए होंगे उनके प्रोडक्ट का रूट। ठीक है, 9 का रूट कितना होता है? 3। 49 का रूट कितना होता है? 7। सो 3 इंटू 7, दैट मीन्स मीन प्रोपोर्शन इज 21, ऑप्शन डी। ठीक है, एक और चीज हो सकती है इसमें, देखो मीन प्रोपोर्शन जो भी होगा ना, 9 का रूट जो आएगा वो आएगा 3, मतलब मीन प्रोपोर्शन जो भी होगा वो 3 से डिवाइड होता होगा। एक ही ऑप्शन है जो 3 से डिवाइड होता है, 49 भी 3 से डिवाइड नहीं होता, सॉरी 9 हो सकता है, इसलिए इसमें करना ही पड़ेगा। बट दो ऑप्शन एलिमिनेट हो सकते हैं, 49 और 29। तो 9 डिवाइड होता है 3 से, बट अगर 9 डिवाइड होता भी हो तो ये तो अकेला मीन प्रोपोर्शन 3 आएगा ना, इसके साथ कुछ नंबर भी है, तो डेफिनेटली हमारा मीन प्रोपोर्शन 9 से बड़ा आना चाहिए, 9 से बड़ा आएगा। तो ओनली वन ऑप्शन इज लेफ्ट विच इज 21। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं, या फिर सीधे सीधे निकाल दो, ज्यादा टाइम भी नहीं लग रहा है इसमें। 3 आएगा आपका 9 का रूट, और 49 का रूट कितना आएगा? 7। 3 इंटू 7 इज 21। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन।
इन अ सर्कुलर रेस ऑफ 1600 मीटर इन लेंथ। ओके, एक सर्कल है 1600 मीटर इन लेंथ, मतलब उसका जो सरकमफ्रेंस लगा लो या लेंथ में लगा लो, सर्कल जो है वो 1600 मीटर का, उसका सरकमफ्रेंस जो है वो 1600 मीटर है। विनय एंड विनय स्टार्ट विद द स्पीड ऑफ 27 एंड 45 किलोमीटर पर आवर एट द सेम टाइम फ्रॉम द सेम पॉइंट when they meet for the first time on the track when running in opposite direction। तो कब वो मिलेंगे? जब वो opposite direction में रन कर रहे हैं एंड जब वो सेम डायरेक्शन में रन कर रहे हैं। तो दो अलग अलग टाइम्स हमें हमें निकालने हैं, दो अलग अलग टाइम, ठीक है। तभी हमारे दो, हर एक ऑप्शन में दो दो टाइम दिए हुए हैं, एक ये एक ये एक ये और एक ये, इस तरह से हमारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी, अब हम पहला केस ले लेते हैं अपोजिट डायरेक्शन का। जब भी दो रनर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में रन कर रहे हैं तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी वो ऐड हो जाती है सब। अब ऑपोजिट डायरेक्शन का जब हमने केस लिया तो इनकी जो स्पीड्स है वो है 27 और 45, तो ये ऐड हो जाएगी। तो रिलेटिव स्पीड कितनी आएगी? 72। 45 प्लस 27 इज 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब क्योंकि हमारा जो सर्कल है, सर्कुलर पाथ है, वो मीटर्स में दिया हुआ है, टाइम भी मिनट पर सेकंड में दिया हुआ है, मिनट सेकंड में दिया हुआ है, सो मिनट्स और सेकंड्स में दिया हुआ है, तो हमें स्पीड को जो है मीटर पर सेकंड में करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा सर्कुलर पाथ भी मीटर्स में है, मीटर्स में है ना। तो इसलिए इसको स्पीड को मीटर पर सेकंड में करना पड़ेगा। मीटर पर सेकंड में करेंगे तो 18 4 जा 72, तो रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई? 20 मीटर्स पर सेकंड, ठीक है। इस स्पीड से वो भागेंगे, रिलेटिव स्पीड ये होगी 1600 डिस्टेंस को कवर करने के लिए। 1600 मीटर का सर्कुलर पाथ है, वो इस स्पीड से कवर करेंगे, ठीक है। तो यहां से डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज टाइम, तो पहला टाइम तो हमारा यहां से आएगा। सो 1600 डिवाइड बाय 20 इज 80, 80 आ गया। तो 80 सेकेंड्स आया, सेकेंड्स में ये आंसर आया। तो 60 सेकेंड्स का 1 मिनट होता है, तो 60 निकल गए इसमें से, 80 में से 60 निकल गए, तो 1 मिनट बचा और बाकी 20 सेकेंड्स। तो जो पहले ऑप्शन, पहला जो केस है ऑपोजिट डायरेक्शन वाला, उसमें हमारा टाइम आना चाहिए 1 मिनट 20 सेकेंड्स, और 1 मिनट 20 सेकेंड सिर्फ हमारा एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो दूसरा हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। सो ये ऐसे हो सकता है क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया है, ये मैंने अभी अभी समझा चुका हूं मैं, ठीक है। इसका ऑप्शन था, क्या था इसका ऑप्शन? सी था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो अ टैंक इज फिल्ड इन 45 मिनट्स बाय टू पाइप्स ए एंड बी। पाइप बी कैन फिल ट्वाइस एज फास्ट एज ए। तो हमें ए और बी का एफिशिएंसी का रेशो दिया हुआ है, एफिशिएंसी का रेशो। ए की अगर 1 है तो बी कितना दुगना भरता है? बी ट्वाइस एज फास्ट एज ए। अगर ए 1 यूनिट भरता है तो बी 2 यूनिट भरता है, ठीक है, उसी टाइम में। तो टोटल एफिशिएंसी क्या आ जाएगी? 3। और दोनों ए और बी दोनों कितना टाइम लेते हैं? 45 मिनट्स दोनों भरने में, दोनों पाइप्स जो है वो टैंक को भरने में 45 मिनट्स लेते हैं। तो टोटल वर्क कैसे आएगा? टोटल वर्क निकाल लो पहले। तो टोटल वर्क आएगा जितना वो टोटल टाइम ले रहे हैं 45 मिनट्स टोटल टाइम, इनटू टोटल एफिशिएंसी कितनी है, तो यहां से आपका टोटल वर्क आ जाएगा। टोटल वर्क इज टोटल टाइम इनटू टोटल एफिशिएंसी, सो दिस इज 135। ये टोटल वर्क आ गया। हाउ मच टाइम विल पाइप ए अलोन टेक टू फिल द टैंक। अब ए अगर अकेला भर रहा है तो वो टैंक को कितने टाइम में भरेगा? तो कितने टाइम में भरेगा? टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क डिवाइड बाय ए की एफिशिएंसी, क्योंकि अब अकेला ए ही भर रहा है टैंक को। टोटल वर्क हो गया 135 अपॉन एफिशिएंसी थी 1, तो वो उसको कितना टाइम लगेगा? 135 मिनट्स, ऑप्शन ए। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन। आर्टिकल 1000 रुपए का है सेल्समैन के लिए, लेकिन सेल्समैन ने क्या किया? उसको 1500 का मार्कअप कर दिया उस पर, मतलब 1500 रुपए
उसके ऊपर मार्क प्राइस लिख दिया, एक तरह से उसके ऊपर लेबल लगा दिया 1500 का, लिया तो उसने 1000 रुपए का, यानी यहाँ पे जो सेल्समैन, यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस आएगा वो आएगा 1000 रुपए, सेल्समैन को इतने का पड़ा, लेकिन उसने क्या किया, वो 1000 रुपए का लेबल हटा के उसने उस पे मार्क प्राइस कितना कर दिया, 1500, उस पे मार्कअप कर दिया। मार्कअप का मतलब क्या हो गया, मार्क प्राइस ही, ठीक है, ही फिक्सेस द मार्क प्राइस, ही फिक्सेस द मार्क प्राइस एज 1500, तो मार्क प्राइस कितना हो गया, 1500। अब देखो, कस्टमर को वो जो बेच रहा है ना, वो बेच रहा है, पहले एक डिस्काउंट लगा रहा है 20% का, फर्दर देयर इज अ डिस्काउंट ऑफ 10% फॉर ईच कैश पेमेंट, तो दो बार वो डिस्काउंट लगा रहा है, 20% का लगा रहा है एक बार, ये D1 हो गया, D2 कितना है, 10%, ठीक है, तो 10% का यहाँ पे डिस्काउंट हो गया, तो उसका हमें गेन या लॉस परसेंट बताना है, गेन या लॉस परसेंट बताना है किसका, सेल्समैन का। तो गेन या लॉस परसेंट बताने के लिए हमें सेलिंग प्राइस तो मालूम होना चाहिए, बिना सेलिंग प्राइस पता किए हम गेन कैसे बता सकते हैं या लॉस कैसे बता सकते हैं, क्योंकि कॉस्ट प्राइस है बट कुछ ना कुछ सेलिंग प्राइस होगा, उसी को प्लस या माइनस करके हम गेन या लॉस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालो। इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या हुआ, देखो, सक्सेसिव डिस्काउंट दो बार, ये दो बार डिस्काउंट लगा है, मतलब सक्सेसिव डिस्काउंट, तो अगर सक्सेसिव डिस्काउंट लगा हो ना, तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट कैसे आता है, डिस्काउंट प्लस डिस्काउंट माइनस D1 इंटू D2 बाय 100, ठीक है। कोई दो परसेंटेज, अगर कोई दो सक्सेसिव परसेंटेज हो तो उनकी इक्विवेलेंट परसेंटेज ऐसे आती है, ठीक है, ठीक है ना, सक्सेसिव डिस्काउंट लग गए दो, तो ये इस तरह से ये फॉर्मूला बनेगा, D1 प्लस D2 माइनस D1 इंटू D2 बाय 100। सो इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या आएगा, -20, माइनस इसलिए है क्योंकि डिस्काउंट है, माइनस इसलिए है क्योंकि डिस्काउंट है, बिकॉज ये इक्विवेलेंट यहाँ पे भी प्लस ही आएगा, आई एम सॉरी, यहाँ पे फॉर्मूला में यहाँ पे भी प्लस ही आएगा, ठीक है। D1 प्लस D2 प्लस D1 इंटू D2 बाय 100, माइनस यहाँ पे इसलिए है बिकॉज ये डिस्काउंट है, डिस्काउंट हमेशा माइनस होता है, मार्क प्राइस में से डिस्काउंट माइनस होता है तभी जाके सेलिंग प्राइस निकलता है, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस लगाया, तो -20 -10 प्लस -20 इंटू -10 डिवाइड बाय 100, सो दिस इज -30, ये माइनस और ये माइनस, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, -20 और -10 प्लस 200 डिवाइड बाय 100, जीरो से जीरो कैंसिल, सो इट इज -28, सो इक्विवेलेंट डिस्काउंट जो आया वो आया 28% का, ठीक है। सो मार्क प्राइस पे 28% का डिस्काउंट लग रहा है, मार्क प्राइस 1500 है, उस पे 28% का डिस्काउंट लग रहा है, तो ये हमारा आ जाएगा सेलिंग प्राइस, ये आ जाएगा सेलिंग प्राइस हमारा, जीरो से जीरो कैंसिल, सो व्हाट इज इट, 15 8 120 12, 15 2 is 30 and it is 15 2 is 30 420, इसमें कहीं मैंने कुछ गलती कर दी है क्या, एक बार डिस्काउंट 20, एक बार 10%, -28%, इतना कम कैसे आ रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी, दिस इज नॉट सेलिंग प्राइस फ्रेंड्स, आई एम सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, दिस इज द डिस्काउंट, ये जो आएगा ये डिस्काउंट आएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकाल चुके हैं, ठीक है, एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पे हम डिस्काउंट इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकाल चुके हैं, तो अगर डिस्काउंट 28% है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, अगर डिस्काउंट 28% है, मतलब 100 रुपए का अगर मार्क प्राइस है तो डिस्काउंट कितना है, 28 रुपए,
तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 72 रुपये, यानी 72%। सेलिंग मार्क प्राइस का 72% सेलिंग प्राइस होगा। तो यहाँ पे अगर डिस्काउंट 28% है तो सेलिंग प्राइस कैसे आएगा, 72% निकालने से आएगा मार्क प्राइस का। मार्क प्राइस कितना दिया हुआ है 1500, तो यहाँ से हम सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे इसका, ठीक है। सेलिंग प्राइस कितना आएगा 72 इंटू 15, समझ गए ना आप मेरी बात। अगर डिस्काउंट 28% है तो 100 में से 28 गया, 72 बचा, तो 72% निकालो 1500 का, वो आपका सेलिंग प्राइस आएगा। तो यहाँ से 15 टू ज़ा 30, 15 7 ज़ा 105, 105 प्लस 8 इज 108। तो यहाँ से सेलिंग प्राइस आ गया 1080। नाउ 1080 इज दी सेलिंग प्राइस, और यहाँ से आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है 1000, सेलिंग प्राइस है 1080। तो प्रॉफिट कितने का हुआ 80 रुपए का, कितने पे सीपी पे निकालता है। प्रॉफिट लॉस किस पे निकलता है, प्रॉफिट या लॉस सीपी पे। तो 80 रुपए का प्रॉफिट 1000 रुपए पे इंटू 100 परसेंटेज निकालने ना। सो जीरो से जीरो कैंसिल, ये जीरो से जीरो कैंसिल, इट इज 8%, ठीक है। सो गेन इज 8%, प्रॉफिट हुआ है या गेन हुआ है 8% का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग टेबल शोज द प्रोडक्शन और सेल्स और डिफरेंट आइटम ऑफ स्टील कंपनी, स्टडी द टेबल एंड आंसर द। तो प्रोडक्शन दी हुई है, सेल्स दी हुई है, इन विच आइटम इज देयर द लीस्ट नंबर ऑफ अनसोल्ड आइटम्स। तो देखो ये तो है प्रोडक्शन, मतलब इतनी तो प्रोड्यूस हो रही है चीजें, इतनी बिक रही है, तो अनसोल्ड इन दोनों का डिफरेंस रह गया ना अनसोल्ड। तो जो इसमें से माइनस करके सेल्स, प्रोडक्शन में से सेल्स माइनस कर दो, वो अनसोल्ड आइटम्स आ जाएंगी। तो अनसोल्ड आइटम्स निकाल लो भैया, अनसोल्ड आइटम्स निकाल लो, तो लीस्ट देख लो उसमें से कौन सी है। 252 माइनस 190, ये आएगा 2 एंड इट इज 62 पहले का। दूसरे का 9 एंड 49, तीसरे का सो 2 एंड 52, ठीक है 52। चौथे का 5 और 65। पांचवा 18 माइनस 9 9, 4 माइनस 1 3, ठीक है। सो लीस्ट नंबर कहां पे है आपका, ये होल्डर, होल्डर में लीस्ट नंबर है, ठीक है। विच आइटम इज द लीस्ट, दैट इज द होल्डर। एक बार दोबारा क्रॉस चेक कर लो, 52 में से 190 गए, सो 2 बचा और 19 का, हाँ ठीक है ये ठीक है। देन 16 माइनस 7 इज 9 एंड यहाँ पे बचा आपका 4, सो इट इज 49। देन 5 माइनस 3 2, 8 माइनस 3 5, देन 10 माइनस 5 15, 10 माइनस 5 5 एंड 6, 15 प्लस 6, यस ये भी ठीक है, ये भी ठीक है हमारा, ठीक है। सो इट इज 39। तो लीस्ट नंबर ऑफ आइटम अनसोल्ड आइटम्स कहाँ पे है, होल्डर में, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन amusement park gives an offer to the customers that one person will be given free entry with 4 other people. What is the effective percentage discount given by the amusement park? देखो अगर एक बंदे के x रुपए लग रहे हैं, ठीक है, टोटल बंदे कितने जा रहे हैं 4, और एक की फ्री एंट्री, तो टोटल जा कितने रहे हैं 5, तो 5 का प्राइस कितना हो जाएगा 5x, लेकिन एक x का डिस्काउंट हो रहा है इन 5 पे, ठीक है। कॉस्ट प्राइस था 5 रुपए, 5 का 5 इंटू एक्स का, उस पे x हो गया डिस्काउंट, एक बंदा फ्री हो गया ना, तो x रुपए का उन्होंने डिस्काउंट दे दिया, इंटू परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100। so this is the answer, it is 1/5 into 100, so that means 20%, ठीक है ना। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, shopkeeper charges his customer 23% more than the cost price. If the customer paid 3135 for a dining table, then find the original price. Okay, देखो कॉस्ट प्राइस हमने मान लिया 100 रुपए है। अब शॉपकीपर ने क्या किया, कॉस्ट प्राइस से 23% ज्यादा बढ़ा दी कॉस्ट, ठीक है ना।
या चार्ज करता है उसको, इसको मार्क प्राइस भी लिख सकते हैं या कुछ भी लिख सकते हैं कि जो शॉपकीपर है उसका प्राइस, शॉपकीपर ने जो प्राइस 23% बढ़ा के कॉस्ट प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस तो हमने 100 मान लिया, उसका 23% और बढ़ा दिया शॉपकीपर ने, तो शॉपकीपर का प्राइस कितना हो जाएगा, 23% कितना होता है 100 का 23, तो ये जुड़ जाएगा ना इसमें, इतने बढ़ा दिए उसने शॉपकीपर ने 100 में, तो यानी 123 बढ़ा दिए, 123 हो गए, ठीक है। 100 यूनिट अगर हमने माना प्राइस को, तो शॉपकीपर का प्राइस कितना हो गया 123 यूनिट। हमें बताना है फाइंड द ओरिजिनल प्राइस अगर कस्टमर ने इतने पे किए, तो कस्टमर कितने पे कर रहा है, ये तो शॉपकीपर को प्राइस देना पड़ा, शॉपकीपर ने 123 कर दिया प्राइस को, तो कस्टमर को कितना देना पड़ा, यही 123, ये 123 ही देना पड़ा कस्टमर को। तो अगर कस्टमर 123 यूनिट दे रहा है और एक्चुअल में कितने दे रहा है 30135, ठीक है। फाइंड द ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस कितना था 100 यूनिट था, ठीक है। तो 123 यूनिट की वैल्यू अगर 30135 है, तो 100 यूनिट की कितनी हो जाएगी 30135 डिवाइड बाय 123 इंटू 100, ये हमारी आ जाएगी ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस ये आएगा। तो अब बेटा या तो इसको कैंसिल करके भी कर सकते हैं हम, काटा पीटी इसमें करेंगे तो ये आएगा 341 पे, देन 31004, 3 4 12, 3 5 15, नाउ 41 282, देन बचा 18 184, 2 184 मीन्स 4 जा 164, 205 बचा, 205 5 पे, सो ये आएगा 24500, तो आंसर आएगा 24500, ठीक है। बट ये तो अगर हमने इसको थोड़ा कैलकुलेट किया उससे आ रहा है 24500, हम इसको थोड़ा सा अलग तरीके से करेंगे, ठीक है। सॉल्व जो हम इसको करेंगे ना थोड़ा अलग तरीके से करेंगे, थोड़ा आसान बना के करेंगे, ऑप्शंस की हेल्प से करेंगे, ठीक है। सो जो हमारा ओरिजिनल प्राइस आना है वो आना है 100 यूनिट, विच इज 30135 डिवाइड बाय 123 इंटू 100, ठीक है। अब ये बराबर होगा जो भी हमारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं 24000, दूसरा ऑप्शन 24500, सॉरी 00, तीसरा 28200 और चौथा 23300। तो देखो यहाँ पे भी 00 है और यहाँ पे भी 00 है, हर ऑप्शन में से आप 00 उड़ा दो। अगर आप किसी भी ऑप्शन से इसको इक्वेट करोगे तो 100 के जो डबल जीरोज हैं वो इन ऑप्शंस के साथ कैंसल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास ऑप्शंस में ये बचेगा, ठीक है ना, 240, 245, 282, 233, ठीक है। अब क्या यहाँ पे 30135 को इधर ही रखो, 30135 को इधर ही रखो, इसका यूनिट डिजिट है 5, 1 2 3 को उधर ले जाओ, यानी ऑप्शन से मल्टीप्लाई कराओ, 1 2 3 मल्टीप्लाई बाय द ऑप्शंस, 123 इंटू 240, 123 इंटू 245, 123 इंटू 282 एंड 123 इंटू 233। यूनिट डिजिट देख लो यार कहाँ पे 5 आएगी, 123 को जब हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट डिजिट आएगा 0, पॉसिबल नहीं है, पहला ऑप्शन खत्म। 3 इंटू 5 इज 15, पॉसिबल है, हो सकता है। बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं, 3 इंटू 2 यूनिट डिजिट इज 6, नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। 3 इंटू 3 यूनिट डिजिट इज 9, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो एक ये तरीका था इसको करने का, ठीक है। ऑप्शंस के 2 डिजिट हटा के 123 को मल्टीप्लाई करा के देख लो कि यूनिट डिजिट कहाँ पे 5 आ रही है, ठीक है। आप इसको कैंसिल करोगे, दोनों तरीकों से आप कर सकते हो, मैंने आपको दोनों जो मेथड्स हैं वो बता दिए हैं, आपको जो सुटेबल लगता है उससे आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो यार ये बहुत इजी क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ द कोल्ड स्टोरेज ऑफ क्यूबेडल शेप इज डबल द ब्रेथ एंड इट्स हाइट इज हाफ द ब्रेथ।
इफ द वॉल्यूम इज 216 मीटर क्यूब देन व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द कोल्ड स्टोरेज। देखो इसको करने के कई तरीके हैं यार। सबसे पहले तो लेंथ क्या होना चाहिए, डबल द ब्रेथ। अगर हम इसको लेंथ मान ले तो क्या ये ब्रेथ का डबल है, बिल्कुल है। ये हाइट हो गई, एंड हाइट इज हाफ द ब्रेथ। क्या हाइट हमारी हाफ द ब्रेथ है? यस ये भी है, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। बाकी किसी में आपको ये क्वालिटी मिलेगी ही नहीं, जो क्वेश्चन में दिया होगा ना वो आपको किसी ऑप्शन में मिलेगा ही नहीं। ठीक है, ये लेंथ डबल हो गई ब्रेथ की, बट हाइट हाफ नहीं हुई, ठीक है, इसलिए नहीं हो रहा। ये डबल हो गई और ये हाफ हो गई, तो चलो ये एक हम मान सकते हैं कि इसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। बट इसमें देखो हमें दूसरी चीज क्या दी हुई है, वॉल्यूम दी हुई है 216। यहाँ कितना आएगा, 8 8 जा 64, वॉल्यूम कितनी हुई 64, ठीक है ना। तो वॉल्यूम यहाँ 64 है, यहाँ 216 है, तो कैसे हो सकता है ये भी, ये वाला ऐसे नेग्लेक्ट हो सकता है। और हम सीधा सीधा अगर वॉल्यूम भी देखें ना, सीधा सीधा अगर हम वॉल्यूम की बात करें, यहाँ वॉल्यूम है 216, देखो हमें वॉल्यूम जो दी हुई है वो दी हुई है 216, ठीक है। अब यूनिट डिजिट पकड़ लो वॉल्यूम की, उससे भी सारे ऑप्शंस खत्म हो जाएंगे। देखो यूनिट डिजिट है 6, यहाँ यूनिट डिजिट क्या आएगी, 5 भी है 2 भी है, यूनिट डिजिट पक्का 0 आएगी। यहाँ 5 है, इवन नंबर है, यूनिट डिजिट पक्का 0 आएगी। ये मैंने तुम्हें बता दिया कि ये वॉल्यूम आ रही है 64, ये आंसर हो ही नहीं सकता। यहाँ यूनिट डिजिट 0 आ रही है, नहीं हो सकता, 0 आ रही है, नहीं हो सकता। ऑप्शन ए इज द आंसर। तो इसके कई सारे मेथड्स थे, मैंने आपको सारे मेथड बता दिए, किसी भी मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, अ मैन कैन रो 9 किलोमीटर per hour in still water if the river is running at 4 kilometer per hour. It takes 8 hours in the upstream than to go downstream for the same distance. Okay, so अपस्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगी, 5 किलोमीटर, ठीक है ना। अपस्ट्रीम में स्पीड माइनस हो जाती है, यहाँ 9 दिया हुआ है स्टिल वाटर में, और एंड द रिवर इज रनिंग एट 4 किलोमीटर पर आवर। सो अपस्ट्रीम में क्या हो जाएगा, स्पीड जो है वो माइनस हो जाएगी। अपस्ट्रीम में क्या होता है, जो बंदा है वो रिवर के अगेंस्ट जा रहा है, तो रिलेटिव स्पीड आती है ना, इसमें रिलेटिव स्पीड आती है। तो 4 जो है वो, ये जो रिवर है इसको पीछे धकेलने की कोशिश करेगी -4 से, और ये 9 से अपनी स्पीड से आगे जाने की कोशिश करेगा, तो रिलेटिव स्पीड कितनी आएगी 5। तो इसलिए अपस्ट्रीम में स्पीड्स माइनस हो जाती हैं। और डाउनस्ट्रीम में क्या होगा, डाउनस्ट्रीम में रिवर भी उसी साइड फ्लो कर रही है, आदमी भी उसी साइड जा रहा है, तो 9 की स्पीड से जा रहा है और रिवर की स्पीड भी ऐड हो जाएगी, तो 13 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे भी ये पर आवर, यहाँ पे भी ये किलोमीटर पर आवर, तो 13 किलोमीटर आपकी डाउनस्ट्रीम हो गई। अब टाइम, जब स्पीड कम हो गई तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो जो डिस्टेंस है, हमने डिस्टेंस निकालना है इसमें, हाउ फार इज द प्लेस, डिस्टेंस निकालना है, तो अपस्ट्रीम में टाइम ज्यादा लगेगा, माइनस, अब उसने टाइम डिफरेंस दिया हुआ है, 8 घंटे ज्यादा लगते हैं। कितने घंटे ज्यादा लगते हैं अपस्ट्रीम में, 8 घंटे ज्यादा लगते हैं, तो टाइम क्या आएगा D/5 अपस्ट्रीम में, और डाउनस्ट्रीम में क्या आएगा D/13, ठीक है। ये टाइम बराबर है 8 के। अब ये इतना मैंने वैसे आपको जस्ट नॉलेज के लिए बताया है, अदरवाइज मैंने क्या करना था, देखो डिस्टेंस जो भी होगा वो 13 का फैक्टर होगा, 13 का मल्टीपल होगा एक। क्यों होगा, 13 एक प्राइम नंबर है, ठीक है, कटना ही कटना चाहिए। क्यों, अब दोबारा वही होल नंबर वाली बात आ गई, टाइम जो है वो एग्जैक्ट एक नंबर है, पॉइंट्स में तो आ नहीं रहा। 8 मिनट, 8 घंटे 30 मिनट तो दिया नहीं हुआ, यानी 8.5 घंटे तो दिया नहीं हुआ, 8.5 नहीं दिया हुआ, एग्जैक्ट एक नंबर है। एग्जैक्ट एक नंबर है तो डिस्टेंस 5 से भी डिवाइड होगा परफेक्टली, और 13 से भी डिवाइड होगा परफेक्टली। 13 मेरा प्राइम नंबर है, इसलिए मैं पहले 13 को पकड़ूंगा, ठीक है। और कोई भी 13 से डिवाइड हो ही नहीं सकता सिवाय 65 के, ठीक है। मैंने इसको ऐसे करना था, मैंने सीधा सीधा क्या करना था, 9 और 4 को जोड़ना था, ठीक है। ये मेरी स्पीड आ गई, ये 13 जो है ऑप्शन में देख लेता कि कौन सा ऑप्शन मेरा 13 से डिवाइड हो रहा है, दैट्स इट, मुझे ये करना था। फिर भी मैंने आपको ये समझाने के लिए कि अपस्ट्रीम में टाइम है D/5, डाउन स्ट्रीम में टाइम है D/13, ठीक है, डाउन स्ट्रीम में टाइम है D/13, ठीक है। तो ऑप्शन जो है वो हमारा जो डिस्टेंस होगा वो हमारा 5 का भी मल्टीपल होगा और 13 का भी मल्टीपल होगा। 5 के तो देखो सारे ही हैं, इसलिए हम 5 से कुछ नहीं कर सकते, लेकिन 13 का एक ही मल्टीपल मिल रहा है हमें, 65, ठीक है, बाकी कोई नहीं है।
So option A is answer. Next question. Two containers of equal capacity are full of mixture of milk and water. In the first, the ratio of milk to water is 3:7. तो फर्स्ट वाला जो है उसमें मिल्क और वाटर 3:7 है. सेकंड वाला जो है उसमें क्या है 7 और 9 है. तो रेशो में टोटल कितना है 10. यहाँ रेशो में अगर हम ऐड करेंगे तो टोटल है 16. अब जब मिक्सिंग हो रही है ना, नाउ बोथ द मिक्सचर्स आर मिक्स्ड इन अ बिगर कंटेनर. अब जब ये दोनों मिक्सचर मिक्स कर रहे हैं तो यार इनकी जो क्वांटिटीज है वो तो हमें सेम करनी पड़ेगी ना. ठीक है, क्वांटिटीज सेम करनी पड़ेगी तब जाके ही हम मिक्स कर सकते हैं. ठीक है, तो 10 और 16 का एलसीएम क्या होगा 80. ठीक है, 10 और 16 का एलसीएम क्या होगा 2 5 8 2 इंटू 8 5 40 इट इज 80. सो एलसीएम आ गया 80. तो 10 यानी हमारी 80 यूनिट आनी चाहिए दोनों की. 80 यूनिट बना लो. ठीक है, एलसीएम निकाल करके दोनों की क्वांटिटीज को इक्वल कर लो. एलसीएम आया 80 तो दोनों की क्वांटिटीज को 80 बना लो. तो 10 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि 80 आएगा 10 इंटू 8. तो यहाँ पे भी आपकी जो रेशोज हैं वो 8 से मल्टीप्लाई हो जाएंगी. इसी तरह से 16 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से करेंगे ताकि 80 आ जाए. तो यहाँ पे रेशोज भी 7 इंटू 5 9 इंटू 5. तो अब दोबारा देख लो, फर्स्ट का जो रेशो आएगा, अब फर्स्ट का रेशो आएगा 3 इंटू 8 24 7 इंटू 8 56. सेकेंड का रेशो क्या आएगा, सेकेंड में कितना मिक्सचर आएगा 7 इंटू 35 7 टू 5 35 9 इंटू 5 इज 45. बस अब इक्वल क्वांटिटी है 80 और 80. ठीक है ना, तो अब जोड़ के देख लो 24 प्लस 35. पहला जो यहाँ क्या है मिल्क है, यहाँ है वाटर. तो मिल्क कितना हो गया टोटल 24 प्लस 35 विच इज 59. अब 59 बेटा एक प्राइम नंबर है. 59 एक प्राइम नंबर है. रेशो हमारी यहां से दिमाग लगाना शुरू करो कि 59 एक प्राइम नंबर है, कैंसिल हो ही नहीं सकता. अगर कैंसिल नहीं हो सकता तो रेशो में कहीं ना कहीं 59 दिखेगा. मिल्क का 59 दिखेगा तो दूसरा कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है. 59 प्राइम नंबर है, कैंसिल ही नहीं होगा. सो ए इज द आंसर. ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं हम. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which sum will earn a simple interest of 360 in 3 years at a rate of 16%? एक साल का ब्याज कितना है सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो 16%. 3 साल का कितना हो जाएगा 48%. ठीक है, ऑप्शंस हमें प्रिंसिपल निकालना है ना. सिंपल इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है, हमें प्रिंसिपल निकालना है. ठीक है, बट व्हाट सम मतलब प्रिंसिपल निकालना है. यानी ये जो है ये ऑप्शंस में जो दिया हुआ है ना, ऑप्शंस में हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है. ठीक है, तो अगर ऑप्शंस में प्रिंसिपल दिया हुआ है तो 48% निकाल निकाल के देख लो यार. इसका 48% जो है 360 आ रहा है. अगर 1000 का लें, 1000 का आ जाता है 480. बहुत मतलब ज्यादा हो गया 360 से. सिंपल इंटरेस्ट हमारा 360 है, 48% निकालने से 480 आ रहा है. तो 1000 तो हो नहीं सकता. 1000 नहीं हो सकता तो 1500 कहाँ से होगा, ये तो और बड़ा आ जाएगा ना. आप खुद देखो कि अगर 1000 रखने पे 480 आ रहा है तो 1500 रखेंगे तो और ज्यादा आ जाएगा. ये दोनों ऑप्शन तो खत्म हो गए. अगर हम 375 रखें, 48% निकालें 375 का, क्या ये 360 हो सकता है, खुद थोड़ा सा सोचो. 375 का 50%, 50% यानी 375 का आधा, 50% होता है आधा. वही हमारा 180 के आसपास आएगा. 180, हाँ 180 के आसपास आएगा. तो 48% तो और कम हो गया बेटा. तो ये तो 180 से कम आएगा, 180 से कम. तो 360 कैसे आ सकता है, ओनली ऑप्शन बच गया 750. ठीक है, तो ऐसे हम इसको कर सकते हैं. नहीं तो आप इसको फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं. 360 बराबर है P इंटू R3 इंटू 16/100. वहां से आप काटा पीटी करोगे, आपका प्रिंसिपल 750 ही आएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. 3 friends MNR divide an amount of 93775 in the ratio 2:4:5. How much money
मोर मनी डज आर रिसीव्ड फ्रॉम एम। देखो ये है आपके एम, एन और आर किस रेशो में डिवाइड हो रहा है, 2, 4 और 5, यानी कि ये रेशो है। मैं लिख सकता हूं कि एम को 2x रुपए मिले, एन को 4x और 5x मिले आर को। आर को 5x मिले, आर को ज्यादा मिल रहे हैं, एम को कम मिल रहे हैं। ठीक है, हाउ मच कितने ज्यादा मिल रहे हैं आर को एम से, 5x माइनस 2x, 3x ज्यादा मिल रहे हैं, इतने ज्यादा मिल रहे हैं। 3x ही हमारा कुछ x आएगा, उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारे ऑप्शंस आएंगे। ठीक है, हमारा कुछ x आएगा, उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारा ऑप्शन में से एक आंसर आएगा। दैट मीन्स हमारा ऑप्शन डिविजिबल होगा 3 से। तो देख लो कि कौन सा ऑप्शन 3 से डिविजिबल है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि सम जो है वो डिविजिबल होना चाहिए, नंबर का सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो कौन सा होगा, ये होगा आपका 7 प्लस 3 1, 7 प्लस 3 1, 5 प्लस 5 ये भी 1 आ गया, 1 प्लस 1 2, डिजिटल सम कितना आ गया 2। ठीक है, ये नहीं हो सकता। 7 एंड 2 9, 5 3 जा 15, सो डिजिटल सम कितना आ गया 6, ये हो सकता है। डिजिटल सम अगर 6 आ गया तो ये 3 से डिविजिबल हो सकता है। बाकी करके देख लेते हैं हम। 8 और 1 9, 7 और 5 12, 12 और 7 19, 19 का डिजिटल सम आ गया 1, ये भी नहीं हो सकता। 5 और 4 9, 6 और 1 7, यहां से डिजिटल सम आ गया 7, ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन बी इज आंसर। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका यही है कि आप क्या करो, जैसे सारी रेशियोज हमें दी हुई हैं तो आप सारी रेशियोज को क्या करोगे, जैसे कि यहाँ पे डिफरेंस आया था हमारा 3x। ठीक है, ये 3x आ गया डिफरेंस, कितना है टोटल, 4x प्लस 2x प्लस 4x प्लस 5x दैट इज 11x। टोटल में से 3x डिफरेंस है और टोटल है कितना 93775। आपको यहाँ पे पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा, x से x कैंसिल होगा, यहाँ से कुछ वैल्यू आएगी, वो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी आपका 25575 ही आएगा। ठीक है, या आप ऐसे कर सकते हो इसको, अगर आपको ये वाला तरीका भी करना है तो इसको थोड़ा सा इजी बना सकते हो। अगर आपको बिल्कुल एग्जैक्ट कैलकुलेट करना है तो बेटा आप इसको थोड़ा सा इजी बना सकते हो, क्योंकि हमारे जो ऑप्शंस है ना वो सारे दूर दूर हैं, वो सारे दूर दूर हैं। ठीक है ना, मैं इसको पहले मिटा देता हूं। तो सारे ऑप्शंस दूर दूर हैं तो क्या कर सकते हैं हम, देखो 11 8 जा 88। ठीक है, 88 बचा कितना 57, 11 5 जा 55, बस इतना ही, यानी 8 5 समथिंग आएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई करके देख लो, 3 5 जा 15 1, 3 8 जा 24 25, सो 255 आंसर जो है वो कुछ 255 समथिंग आएगा। तो आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, ऐसे कर सकते हो, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द गेन परसेंट गिवन सिद्धि सोल्ड स्कूटर फॉर 28935 गेनिंग 1/5 ऑफ द सेलिंग प्राइस। देखो गेन दिया हुआ है 1/5 ऑफ द सेलिंग प्राइस। अब देखो बेटा इसमें ये अमाउंट रिडंडेंट है, जरूरत ही नहीं है। क्यों, गेन क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर देंगे, हमारा गेन आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। दैट इज इक्वल टू 1/5 इंटू सेलिंग प्राइस, सॉरी, सो 5 into selling price minus cost price is equal to 1 into selling price, which is equal to selling price. So 5 SP minus 5 CP is equal to SP. यहाँ से SP इधर चला जाएगा और 5 CP इधर आ जाएगा. So it is 5 CP and what is it? 4 SP, because यहाँ 1 SP है और यहाँ 5 SP है, माइनस हो जाएंगे ना. So SP by CP is equal to 5/4. ठीक है, सो SP by CP is 5/4. तो गेन कितने का हो गया, SP 5 है CP 4 है, तो गेन हो गया 1 रुपए का। कितने पे, CP 4 है तो 4 पे गेन होगा,
इंटू 100 परसेंटेज निकालनी थी तो 25%। ठीक है, सो दिस इज द आंसर ऑप्शन डी। एक बार देख लेते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं कहीं मैंने गलती तो नहीं करी है। गेन हमारा होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। दिस इज 1/5 सेलिंग प्राइस। ओके, सो 5 इंटू एस पी माइनस सी पी, 5 SP minus 5 CP, here it is SP, 5 CP इधर और इधर 4 SP, 5/4, yes, ठीक है, 25 will be the answer, option D। Next question, a trapezium has parallel sides 6 and 10 unit, other two opposite sides are of same length of 8 unit and two diagonals are of equal length, what is the area of the trapezium? देखो ट्रेपीजियम क्या होता है, ये होता है कुछ इस तरह की फिगर होती है, हमें दिया हुआ है कि पैरेलल साइड जो है वो 6 और 10 है, और ये जो दोनों साइड्स हैं ये 8-8 यूनिट की दी हुई है। ठीक है, हमें एरिया बताना है। एरिया होता है हाफ सम ऑफ बोथ पैरेलल साइड्स, ठीक है, सम ऑफ बोथ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो हमें पैरेलल साइड्स तो पता है लेकिन हाइट नहीं पता हमें, तो हाइट कैसे निकालेंगे? देखो यहां से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ठीक है, और यहां से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो ये क्या होगा, ये एक आपका रेक्टेंगल बन जाएगा। ठीक है, रेक्टेंगल बन जाएगा अगर, तो ये 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगी हमारी लेंथ, ये इतनी लेंथ 6 हो जाएगी। बाकी कितनी बची? 10 में से 6 तो ये हो गई, बाकी बची 4। अब वो 4 कैसे होगा? ये बाय सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक ट्रेपीजियम होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये जो साइड्स हैं ये भी इक्वल है और ये पैरेलल है हमारी साइड। ठीक है, डायगनल्स भी इक्वल है, अगर डायगनल्स इक्वल है तो ये बिल्कुल सिमेट्रिक ट्रेपीजियम होगा। इसका मतलब जो बचा हुआ 4 है वो 2 इधर बचेगा और 2 इधर बचेगा। ठीक है, तो 2 + 6 8 + 2 10, इस तरह से 10 डिवाइड हो जाएगा। अब देखो, अब हमें हाइट, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, हाइट ही तो चाहिए हमें, तो ट्रायंगल में ये ये हाइपोटेन्यूज हो गया 8, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस इस साइड का स्क्वायर बराबर हो जाएगा हाइट। तो कितनी आएगी हाइट? -8² - 2 का स्क्वायर विच इज 4, तो यहां से आएगा 64 - 4 दैट इज इक्वल टू √60। तो अब एरिया हम आराम से निकाल सकते हैं, एरिया इज हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स हैं 6 and 10 इंटू हाइट, हाइट इज √60, तो हाफ इंटू 16 इंटू √60 को हम क्या लिख सकते हैं 15 इंटू 4, 2 से ये चला गया 8 पे, 4 का रूट आ गया बाहर, 4 का रूट कितना होता है 2 इंटू √15, सो इट इज 16√15, ऑप्शन डी। ठीक है, so this is the answer for this question। next question, the circumference of the edge of a hemispherical container of oil is 396, 1/3 volume of the container is empty, the oil is to be transferred into small spherical hemispherical ball of radius 2.1, how many balls will be required? देखो सबसे पहले तो अगर हमें सरकमफ्रेंस दिया हुआ है तो हम रेडियस निकाल सकते हैं बड़े वाले का, 2πr is equal to 396, 2 into pi into r is equal to 396, 11 2 11 36 पे, 4 से चला गया 9 पे, तो रेडियस आएगा हमारा 7 into 9। ठीक है जी, 7 into 9 रेडियस आ गया। अब 1/3 वॉल्यूम जो है वो एम्प्टी है, ऑयल जो है वो कितना भरा हुआ है 2/3 ऑफ वॉल्यूम, 2/3 ऑफ वॉल्यूम भरा हुआ है, और वॉल्यूम होती क्या है हेमिस्फीयर की, 2/3 वॉल्यूम भरी हुई है, 2/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर ये भरी हुई है। अब कितने स्मॉल हेमिस्फीयरिकल बॉल चाहिए वो हमने मान लिए n इंटू
वॉल्यूम ऑफ स्मॉल हेमिस्फेरिकल बॉल्स। तो 2/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ बड़ा हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा 2/3। क्या होता है हेमिस्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई आर कितना आया था 7 इंटू 9 का क्यूब इज इक्वल टू n इंटू यहां से वॉल्यूम कितना आएगा 2/3 पाई। अब इसका रेडियस क्या दिया हुआ है छोटे वाले का 2.1 सेंटीमीटर 2.1 सेंटीमीटर। सो 2.1 का क्यूब 2/3 से 2/3 कैंसिल पाई से इस पाई से आपका ये पाई कैंसिल तो n बराबर आएगा 2/3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 डिवाइड बाय 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1। ठीक है यहां से पॉइंट्स हटाएंगे बराबर आएगा 1000। 7 से ये कितने में चले जाएंगे 3 3 3 3 से ये चले जाएंगे 9 जो है ये चले जाएंगे 3 3 एंड 3 एक 3 से ये चला जाएगा बचा क्या हमारे पास 2 बचा 3 बचा 3 बचा 3 3 से 9 इंटू 2 18 इंटू 1000 विच इज 18,000। तो हमारे पास 18,000 हेमिस्फेरिकल बॉल्स हमारे पास होंगे। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन। द एनुअल प्रॉफिट परसेंटेज अर्नड बाय टेलीफोन कंपनी ड्यूरिंग द पीरियड 2015-18 इन अ फॉलोइंग टेबल। The profit percentage is calculated by difference between the income and expenditure over the expenditure। तो सबसे पहले तो जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो कैसे निकालता है वो प्रॉफिट परसेंटेज निकालता है वो एक सेकेंड प्रॉफिट परसेंटेज निकालता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर डिवाइड बाय एक्सपेंडिचर इनटू 100। अब वो बोल रहा है कि जो इनकम थी 2018 में वो 330 करोड़ थी। एक्सपेंडिचर हमें दिया हुआ है टेबल में सॉरी प्रॉफिट परसेंटेज हमें दी हुई है टेबल में तो एक्सपेंडिचर बताना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज 2018 में कितनी है 65%। 65% बराबर है इनकम दी हुई है 330 करोड़ माइनस एक्सपेंडिचर अपॉन एक्सपेंडिचर इनटू 100। अब हमें ये एक्सपेंडिचर निकालना है। ठीक है अब इसके बेटा दो तरीके हैं परसेंटेज हटाओ यहां से डिवाइड बाय 100 करो और सारा सॉल्व करो उसके बाद एक्सपेंडिचर निकालो। मैं दूसरा तरीका प्रेफर करूंगा और वो मैं आपको बताता हूँ कि सपोज हमने फर्स्ट ऑप्शन लिया 330 माइनस 160 डिवाइड बाय 160 इंटू 100। एक्सपेंडिचर को अगर हमने 160 लिया तो 330 माइनस एक्सपेंडिचर विच इज 160 अपॉन 160 इंटू 100 ये परसेंटेज आनी चाहिए 65% के बराबर। लेकिन अब देखो 330 माइनस 160 हो गया 170 और यहाँ हो गया 160। ये तो 160 से ज्यादा हो गया 170 तो ये परसेंटेज 100 से भी ज्यादा नहीं चली जाएगी ना। तो देखो अब जब 160 माइनस हो रहा है तो हमारी परसेंटेज 100% से ज्यादा जा रही है। अगर ये 160 और कम हो जाएगा 160 से और कम हो जाएगा सपोज तो ये वैल्यू और बढ़ जाएगी 330 माइनस समथिंग माइनस द एक्सपेंडिचर अपॉन एक्सपेंडिचर। अगर एक्सपेंडिचर को मैं 160 से और कम कर दूंगा तो परसेंटेज और बढ़ जाएगी ना। समझ पा रहे हैं आप। अगर मैं एक्सपेंडिचर को कम कर दूंगा क्योंकि ये इसमें से माइनस हो रहा है अगर मैं एक्सपेंडिचर को कम कर दूंगा 160 से और कम कर दूंगा तो ये जो ओवरऑल नेट इफेक्ट होगा वो और बढ़ जाएगा तो परसेंटेज और बढ़ जाएगी। तो अगर मैं एक्सपेंडिचर 104 कर दूंगा तब भी क्या होगा ये तो 200 के आसपास चला जाएगा 200%। ये आपका 100% से ज्यादा आएगा और ये भी मैंने कम कर दिया 160 से क्या कर दिया और कम कर दिया तो ये भी आपका 150% से ज्यादा जाएगा या 100% से ज्यादा तो होगा ही होगा। तो 200 करोड़ एक ऐसी वैल्यू बची जिसको एक बार इसको हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं 200 करोड़ अगर हम रखेंगे तो हमारा 65% आ जाएगा। एक सेकेंड इसको थोड़ा सा मैं रब करके यहाँ लिख देते हैं इसको 330 माइनस अगर मैं 200 करोड़ माइनस करूंगा
और फिर मैं परसेंटेज निकालूंगा, तो इट विल बी 130 डिवाइड बाई 200 इंटू 100, तो 200, ये 0 कैंसिल, इट इज 65%। ठीक है, तो ये बिल्कुल मैच कर रहा है हमारा। हमें सिर्फ ये देखना था इसमें कि जब हम एक्सपेंडिचर बड़ा कम करते जाएंगे, ठीक है ना, एक्सपेंडिचर कम करते जाएंगे, तो हमारी जो ये जो 330 में से हम एक्सपेंडिचर माइनस कर रहे हैं और बढ़ता चला जाएगा, तो 100% से, और जो परसेंटेज है प्रॉफिट परसेंटेज, वो 100% से और ज्यादा होती चली जाएगी। ठीक है ना, ज्यादा होती चली जाएगी। तो 200 करोड़ एक ऐसी वैल्यू है जो हम अगर हम इसमें रखेंगे तो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज एग्जैक्ट 65% आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अ इजी क्वेश्चन। cos 2 थीटा इज 0, cos 90 is 0 ना, cos 90 is 0, तो 2 theta is equal to 90, theta is equal to 45, so theta is 45. What is sin 75 minus theta? Sin 75 minus theta is sin 75 minus 45, which is equal to sin 30, and कोई भी बता देगा कि sin 30 क्या होता है, it is 1/2. Next question. A stock portfolio consists of 3 stocks. Stock A represents 30% of the portfolio, has a return of 5%. Stock B represents 40% of the portfolio, return is of 10%. Stock C represents 30% of the portfolio and a return of 8%. What is the average return of the portfolio? तो देखो सारा परसेंटेज में दिया हुआ है, तो अगर हम पोर्टफोलियो को अगर हम 100 मान ले तो बड़ा इजी हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है ना। सो 100 रुपए अगर पोर्टफोलियो है, तो अगर हम ए की बात करें तो 30% का पोर्टफोलियो इसका है, यानी 30, 100 में से 30, और रिटर्न कितने का है, 5। ठीक है, बी का 40 का पोर्टफोलियो है और 10% का रिटर्न है। ठीक है ना, और सी का 30% का पोर्टफोलियो है और 8% का रिटर्न है। ठीक है, सो व्हाट इज द एवरेज रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो? तो क्या आएगा, इन सबको ऐड कर दो और 100 से टोटल पोर्टफोलियो कितना है 100, उससे डिवाइड कर दो। सो 13 into 5 is 150, 400 and 240, this divided by 100, so it is 1.5 plus 4 plus 2.4, it is 4 plus 2 6 plus 1 7.9, so answer is 7.9%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Half the perimeter of a rectangular garden whose length is 8 cm more than the width is 42. तो पैरामीटर क्या होता है किसी भी रेक्टेंगुलर गार्डन का, ट्वाइस l प्लस बी, लेकिन उसका हाफ दिया हुआ है। हाफ का मतलब क्या हो जाएगा, हाफ इंटू ट्वाइस ऑफ l प्लस बी, हाफ इंटू ट्वाइस ऑफ l प्लस बी, ये दिया हुआ है हमें। कितना दिया हुआ है, 42, ये 2 से 2 कैंसिल, तो l प्लस बी कितना दिया हुआ, मतलब हमें 42। और दूसरी कंडीशन क्या दी हुई है, लेंथ जो है वो ब्रेथ से 8 सेंटीमीटर ज्यादा है। तो अगर लेंथ 8 सेंटीमीटर ज्यादा है तो ब्रेथ 8 सेंटीमीटर कम है। ठीक है ना, ब्रेथ लेंथ से 8 सेंटीमीटर कम हो गई, दैट इज इक्वल टू 42। यहां से आएगा 2l इज इक्वल टू 50, so l is equal to 25, l is equal to 25, so area is l into b। ठीक है, so length into breadth, so 25 into breadth is the area, so definitely 25 से डिवाइड होता होगा एरिया। यहाँ यूनिट डिजिट इवन है, 5 तो है नहीं, 5 या 0 होनी चाहिए 25 से मल्टीप्लाई डिवाइड होने के लिए। ठीक है ना, इवन नंबर 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ 2 है, डिवाइड हो ही नहीं सकता, 5 तो होना चाहिए ना एटलीस्ट, तो 45 इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। The simple interest on a sum of money is 9/45 of the sum. If the number of years is numerically 5 times the rate percent, find the rate percent. हमने मान लिया रेट परसेंट जो है वो r है। अब सम जो है, सिंपल इंटरेस्ट जो है वो दिया हुआ है प्रिंसिपल का 9/45। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है
9/45 प्रिंसिपल का। तो सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, प्रिंसिपल रेट टाइम बाय 100, और दिया कितना हुआ है 9/45 का प्रिंसिपल रेट टाइम कितना दिया हुआ है 5 टाइम्स द रेट, 5 टाइम्स द रेट मतलब टाइम क्या है 5 आवर। सो टाइम हो गया 5 आवर डिवाइड बाय 100, पी से पी कैंसिल, 9 से 5 पे चला जाएगा और ये 5 से 20 पे चला जाएगा, 5 से ये 4 पे चला जाएगा, तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4, आर की वैल्यू आ जाएगी 2%। सो आंसर इज 2%। सो फ्रेंड्स दिस वाज ऑल अबाउट दिस सेशन। ठीक है, आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे, सेशन अच्छा लगा, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। सो हम अगले सेशन में मिलते हैं कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ और ज़्यादा अच्छी ट्रिक्स के साथ। ठीक है, सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।